नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसवी एजुकेशन में। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको जल निकास के 3 टॉपिक समझाए थे। वो थे जल निकास की परिभाषा, जल निकास की आवश्यकता और जल निकास के उद्देश्य। आज हम इस वीडियो में अगले 3 टॉपिक देखेंगे। जलाक्रांति के कारण, अतिरिक्त नमी से या जल से होने वाली हानि और जल निकास की प्रणालियाँ। तो आइए छात्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुरू करते हैं अपन अपने पहले टॉपिक, जलाक्रांति के कारण या जल भराव के कारण से। पहला पॉइंट है भूमि की अधोसतह में सख्त तह का उपस्थित होना, जिसके कारण जल नीचे की सतहों पे नहीं पहुंच पाता है। देखिए, जब हम जुताई करते हैं तो जुताई यंत्र जहां तक पहुंचता है वहां तक की सॉइल हमारी सख्त नहीं रहती है, लेकिन जहाँ पे जुताई यंत्र नहीं पहुँच पाता है वहाँ की सॉइल हमारी सख्त रह जाती है। तो वो एक सख्त तय हार्ड सॉइल हो जाती है, उसके अंदर वाटर नहीं जा पाता, उसके अंदर जल प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जल भराव का, भूमि में जल भराव का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जल निकास छोटे छोटे नालों या नालियों द्वारा होना। स्वाभाविक सी बात है छात्रों कि जब हम बड़े क्षेत्र से हमें जल निकास करना है तो हमें जल निकास की नालियाँ बड़ी बनानी पड़ेगी या फिर नालियों की संख्या ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर हम छोटी नालियाँ बनाते हैं और उनकी संख्या सीमित रखते हैं तो जल भराव या जलाक्रांति की स्थिति उत्पन्न होगी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, प्राकृतिक जल मार्ग का सड़क मार्ग या रेल मार्ग द्वारा अवरुद्ध हो जाना। जो प्राकृतिक ढाल भूमि का होता है उस ढाल पर या तो सड़क मार्ग द्वारा हाईवेज बन जाना या फिर रेल मार्ग द्वारा रेल की पटरियां वहां पर बिछा देने से वो जो जल है वो वहां से बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि अपन ने उसका मार्ग रोक दिया है। अब उसका मार्ग रोका है तो जल भराव की स्थिति आपके खेत में बन सकती है। चौथे पॉइंट में दिया है भारी जल रिसाव के कारण। तो आपने देखा होगा जिनके खेत के आसपास से नहरें जाती हैं, नहरें जाने से क्या होता है, नहरों से अपसरण द्वारा पानी, अपसरण मतलब रिसाव द्वारा, सीपेज द्वारा पानी है नीचे आता है, तो वो वहाँ पे खेत जो रहता है वहाँ पे जल भराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर सीपेज हमेशा होता रहता है। रिसाव द्वारा भी जलाक्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, चिकनी मृदाओं में जल अवशोषण की क्षमता। जैसे कि आप सभी जानते हैं चिकनी मृदाओं की जल अवशोषण क्षमता बहुत कम होती है, इनकी वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेबिलिटी कम होती है। इसलिए ऐसी मृदाएं जहाँ भी पाई जाती हैं ये जल को शोषित नहीं कर पाती हैं और जल ऊपर ही भरा रह जाता है। अब छठवां पॉइंट देखते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां भूमि में जल स्तर वाटर लेवल बहुत ऊंची सतहों में पाया जाता है। तो बारिश के समय में जब भी बारिश होती है तो यहाँ का वाटर लेवल और इंक्रीज़ हो जाता है और अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि खेतों में जलाक्रांति की समस्या बढ़ती है। ये थे हमारे जलाक्रांति या जल भराव के कारण। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं, अतिरिक्त जल या अतिरिक्त नमी से हमारे खेत को या हमारी फसल को क्या हानि हो सकती है, ये हम देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वायु संचार में बाधा। वायु संचार में बाधा, जब भी आपके खेत में पानी भरा रहेगा तो पानी के अंदर से वायु खेत तक नहीं पहुंच सकती है, जिससे जड़ें श्वसन नहीं कर पाती हैं और श्वसन नहीं कर पाने के कारण जड़ें मृत हो जाती है। तो इससे हमारी उपज को काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट है तापमान का गिर जाना या टेम्परेचर का डिक्रीज़ हो जाना। तापमान के गिर जाने से बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं पौधों में जो कि तापमान पर निर्भर होती हैं, जैसे कि आपका जर्मिनेशन, अंकुरण और जड़ों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि, ये सब तापमान पे निश्चित होती हैं। इसलिए तापमान गिर जाने से इनकी वृद्धि रुक जाती है, तो इससे उपज को नुकसान होता है। तीसरा पॉइंट है हानिकारक लवणों का एकत्रीकरण। ज़्यादा समय तक खेत में पानी भरे रहने से उसमें जितने भी लवण रहते हैं, जो घुलनशील लवण हमारे जल में रहते हैं, पानी एक जगह इकट्ठा होने से वो भूमि में बैठ जाते हैं और उसके बैठने से हमारी मृदा ऊसर हो सकती है। यह भी हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, कृषि क्रियाओं का पिछड़ना। कृषि क्रियाओं का पिछड़ना, अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो आप उसमें किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप जल का निकास ना कर दें। तो इससे हमारी कृषि क्रियाएं, बुआई जुताई जो भी क्रियाएं हैं ये पिछड़ जाती है।
फिर हम देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट, भूमि का उपजाऊपन कम होना। भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जल भरा रहने से बहुत से ऐसे पोषक तत्व रहते हैं जो कि जल के साथ घुलकर बहुत नीची सतह तक पहुंच जाते हैं, जो रूट द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते, रूट द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है। फिर नेक्स्ट 6वां पॉइंट है, जड़ों का उथला रहना। वायु न जा पाने के कारण जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जा पाती हैं और वह ऊपरी सतह पे ही रह जाती हैं। अतः पोषक तत्व सुचारू रूप से उसे नहीं मिल पाते हैं और जड़ें उथली एवं दुर्बल होती हैं। नॉर्मली हवा आती है तो वो फसलें गिर जाती हैं। जड़ों का उथला होने से उपज में बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब अतिरिक्त नमी या जल के कारण ही होता है। फिर 7वां पॉइंट है, फसलों की हानिकारक कीटाणु एवं बीमारियों की अधिकता। आप जानते हैं कि ज़्यादातर कीट हमेशा नम स्थानों पर अपने अंडे या लार्वा को रखना पसंद करते हैं। अगर हमारे खेत में जल भरा रहेगा तो लार्वा और अंडे वे हमारे खेत में छोड़कर चले जाएंगे, जो कि लार्वा अंडे बड़े होने के बाद, कीट बनने के बाद हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पॉइंट है, जल अवशोषण की दर में कमी आना। मृदा में बहुत अधिक नमी होने से जड़ों द्वारा जल की अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। ये इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि 24 आवर्स उनके पास पानी भरा हुआ है। ऐसे में वो एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं और जितना चाहें उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो जल रहता है वो अतिरिक्त जल के रूप में ऊपर ज़मीन में भरा हुआ रह जाता है। आइए अब हम समझते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जल निकास की प्रणालियाँ। जल निकास की प्रणालियाँ 3 होती है। पहली होती है प्राकृतिक प्रणाली, दूसरी होती है आपकी हेरिंगबोन प्रणाली और तीसरी होती है आपकी ग्रीडी-रोन प्रणाली। आइए अब तीनों प्रणालियों को समझते हैं। पहली प्रणाली है आपकी प्राकृतिक प्रणाली। इस प्रणाली में नालियाँ भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशा बदलती रहती है। अंत में मुख्य नाली द्वारा नदी या तालाब में पानी को छोड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रणाली में नाली भूमि के ढाल के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहेगी। अब मुख्य नाली जहाँ पे सबसे नीचे ढाल है, जहाँ पे ढलान ज़्यादा है, वहाँ पे मुख्य नाली बनाई जाएगी। बाकी सहायक नालियाँ उसमें जा कर के जुड़ जाएगी और सहायक नालियों से होता हुआ जल मुख्य नाली से होकर किसी भी नदी या तालाब में छोड़ दिया जाएगा। दूसरी प्रणाली है हमारी हेरिंगबोन प्रणाली। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है। इसमें आपको मुख्य नाली को आपके खेत के एकदम बीचों बीच बनाना है और बाकी सहायक नालियाँ आपको उसमें ला करके ज्वाइन कर देनी है। सहायक नाली से पानी होता हुआ आएगा, मुख्य नाली से हो करके किसी भी नदी तालाब में वह पानी छोड़ दिया जाएगा। तीसरी प्रणाली है हमारी ग्रीडी-रोन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पे बनाई जाती है जिसका धरातल सबसे नीचा हो। मतलब हमें ये देखना है कि हमारे खेत में सबसे नीचा धरातल या सबसे ज़्यादा ढाल किस ओर है। जिस ओर सबसे ज़्यादा ढलान हमारे खेत का है वहाँ पर हम हमारी मुख्य जल निकास नाली को बना देंगे और बाकी सहायक निकास नालियों को ले जाकर उसमें जोड़ देंगे। इससे पानी सहायक नालियों से होता हुआ जाएगा और मुख्य नाली से होकर के बाहर नदी या तालाब में छोड़ दिया जाएगा। तो छात्रों, यहाँ हमारे 3 टॉपिक समाप्त होते हैं। किसी भी छात्र को किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डाउट है या वह कोई क्वेश्चन हमसे करना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं।